नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज न्यूज रूम में मेरे साथ एक खास मेहमान है जिसको अक्सर आपने टीवी में देखा है और वो विपक्ष की बातों को बड़ी बेबाकी तरीके से रखते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी आज मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अनुराग जी ये बताइएगा कि यूसीसी को लेकर समाजवादी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमने पहले ही बोला है कि आप यूसीसी लाना चाहते हैं, आपने क्या मसौदा तैयार किया है। जिस तरह के देश में अगर गोवा में देखा जाए तो गोवा में अभी भी उन्होंने जो यूसीसी बनाया है उसमें अगर किसी लड़की को 30 साल या 25 साल के बाद या 30 साल के बाद अगर बेटा पैदा नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है। तो वहाँ पे ऐसा क्यों है, उसके बारे में क्या सरकार ने सोचा है। 371 के बारे में सरकार ने क्या सोचा, जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है और ऐसे कई हमारे देश में प्रदेश हैं जिसमें एक विशेष दर्जा मिला हुआ है जहां कोई ज़मीन बाहरी खरीद नहीं सकता। तो उसके बारे में उन्होंने क्या मसौदा तैयार किया है। हिमाचल में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है। तो इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है। तीसरा, जिस तरह से उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो उन्होंने यूसीसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें कहा है कि अगर माँ और उसके फादर का अगर तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है तो बच्चा दादा दादी के पास चला जाएगा। आप बताइए कहाँ का सही है, वो तो माँ के पास बच्चा रहना चाहिए। तो आपने मसौदा क्या तैयार किया? क्या आपने सिख समुदाय से बात कर ली? क्या आपने बौद्ध समुदाय से बात कर ली? क्या आपने जैन समुदाय से बात कर ली? क्या पारसी समुदाय से बात कर ली? क्या हिंदू समाज के लोगों से बात कर ली? क्या इस्लाम मानने वाले लोगों से बात कर ली? आप जब सबसे बात करेंगे, सबसे राय लेंगे, एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, क्या राय आती है, क्या आपने बात की? क्योंकि देश विभिन्न जाति धर्म का देश है, यहाँ अनेकता में एकता है। क्या रिजर्वेशन पे आपका स्टैंड क्या रहेगा? जब आप समान नागरिकता कानून ले आएंगे, यूसीसी ले आएंगे, तो फिर रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचेंगे? रिजर्वेशन किसको मिलेगा, किसको? क्या रिजर्वेशन खत्म करेंगे? तो आप बताइए तो सही कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। रिजर्वेशन खत्म करेंगे क्या? तो इसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है। उन्होंने एक बॉल उछाल दी है यूसीसी की और कह दिया, चूंकि सबको ये पता है कि यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान कि मुद्दे बड़े हैं, उस मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। जैसे आप देखो, टमाटर है 120 रुपए किलो बिक रहा है, इस पे कोई बात ना कर ले, इस पे बात ना हो जाए, इसलिए वो ध्यान भटकाने की यूसीसी की बात कर रहे हैं। लेकिन बात तो यूसीसी की हो रही है, उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ खुलकर नहीं बोला जा रहा है। आखिरकार क्यों? मसौदा तो लेके आइए ना भाई। कोई चीज किस पे बोलूं? आपने क्या यहाँ पे ड्राफ्ट बनाया है? कोई ड्राफ्ट बनाया तो आप बताइए ना। कोई ड्राफ्ट लाइए, पार्लियामेंट में उसमें बहस होगी, विपक्ष उसमें आएगा, उस पर बात होगी। ऐसा थोड़ी कि आपने रात को कहा कि आज से 2000 के नोट शुरू और कुछ दिन बाद बोला 2000 के नोट बंद। देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा ना। तो आप एक मसौदा तैयार कीजिए, टेबल पे लेके आइए, वहां पार्लियामेंट में बहस होगी और उसमें चर्चा हो जाएगी। और चर्चा होने के बाद जैसी जो पार्लियामेंट चाहेगी वो हो जाएगा, जो अच्छा लगेगा वो रहेगा उसके अंदर में। लेकिन अनुराग जी, अगर बिना किसी के बहस कराए आप किसान बिल भी तो लेके आए थे, फिर किसान बिल आपको 1 साल तक अटका रहा, फिर आपको वापस लेना पड़ा, तो फायदा क्या है? तो आप लोकतांत्रिक तरीके से कोई चीज लाइए तो उसका स्वागत है। लेकिन अनुराग जी, एक बात ये भी है, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें अखिलेश यादव जिससे गठबंधन करना चाहते हैं, यानी कि केजरीवाल की अगर बात करें तो उनकी तरफ से यूसीसी को लेकर पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। ऐसा क्यों आखिरकार? इस पे समर्थन जो है वो संजय सिंह ने साफ तौर पर दिया है, उन्होंने समर्थन पूरा दिया है इसका। तो इसके मतलब उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना नहीं। यही दिक्कत है। आधी बात सुन के भारतीय जनता पार्टी के लोग एक र्यूमर फैलाते हैं। उन्होंने भी यही बात उठाई जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या गोवा में जो आपने यूसीसी बनाया है, क्या उसमें जो अगर बेटा नहीं होता है तो सेकेंड शादी कर सकता है, क्या उसके बारे में आपने कुछ कहा? 371 के बारे में आपने कहा? जो हिंदू की रीत रिवाज है उनके बारे में आपने कहा? वो भी यही कह रहे हैं कि आप मसौदा लेके आइए और मसौदा को आप पटल पे क्या रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में उन्होंने भी यही बोला है और हम भी यही बोल रहे हैं कि आप लेके तो आइए, लेकिन इनको करना कुछ नहीं है। एक बॉल उछाल दी है हवा में कि यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे कहाँ है, किधर है, क्या तैयार किया है? भाई ये लोकतंत्र का देश है, इसलिए सिर्फ आपका ध्यान भटका रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी से। 2024 का चुनाव है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जो अब देश की जनता पसंद नहीं करती है। लेकिन अनुराग जी, अब बात अगर की जाए तो आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई थी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन गरीबों को घर दिया है, उन गरीबों को छत दिया है जिसके पास घर नहीं था, और वो जमीन किसकी थी ये भी आप जानते हैं। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मार्केटिंग इवेंट का बड़ा शौक है।
आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने लोगों के पास घर नहीं है। क्या सबको घर मिल गए? क्या सबकी बेरोजगारी दूर हो गई? क्या महंगाई उत्तर प्रदेश में कम हो गई? ये देखिए, ये एक बातें करते हैं कि हमने कितने लोगों को घर दे दिया। भाई उत्तर प्रदेश में तो 22 करोड़ लोग रहते हैं। 22 करोड़ में कम ऐसे लोग हैं जिनके पास न छत है, न जमीन है, न घर है। उसके बारे में क्या सोचा सरकार ने? बताया सरकार? लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की गई है ना, जिस जमीन पर किसी माफिया का कब्जा हुआ करता था, जो पहले जंगल राज हुआ करता था, आज वो चीजें बहुत बदली हुई नजर आ रही है। दरअसल में जंगल राज तो आज की तारीख में चल रहा है। किस तरह से गोलियां चलती हैं, कोर्ट परिसर में गोलियां मार दी जाती हैं। सोचिए आप, जेल के अंदर में गोलियां चल रही हैं, रोडों पे गोलियां चल रही हैं। किस तरह से देवबंद में भी आपने देखा, चंद्रशेखर आजाद को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। मैंने उनके कमर से छू के निकली, लेकिन गोली तो चली। इसके मतलब कि बेखौफ है। जिस तरह से आप देखो किस तरह की घटनाएं आ रही हैं, ऐसी घटनाएं पहले कभी देखने को आपको मिली थी कि इस तरह की लगातार गोलियां चल रही हैं। माने अब कोर्ट में भी कोई सुरक्षित, अगर कोर्ट परिसर में भी सुरक्षित ना हो, अगर थाने में भी आपने देखा हो किस तरह से मारपीट हो रही है, तो इसके क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर आप गोलियों की बात कर रहे हैं और हाल फिलहाल में जो अभी कानून व्यवस्था और जो अभी माफिया अतीक अहमद की बात की जाए या फिर उसके बेटे असद की बात की जाए, जो अनकाउंटर हुआ था वो सबको पता है। तो कानून व्यवस्था के तहत तो काम तो किया जा रहा है ना। तो आप कह रहे हैं, तो फिर वो कोर्ट परिसर को आप क्या बोलेंगे? इतनी हिम्मत उनके अंदर में कहां से आ जाती है? इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है? किस तरह से आपको सरेआम, जब आतिक की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह से गोली मार दी गई थी? 3 लोग आए थे, उन्होंने गोली मार दी। तो ये भाई हर चीज को कानून के तहत, भाई वहां तो पुलिस भी थी, तो कार्रवाई भी कानूनी तौर पर ही हो रही है। हिम्मत कहां से आ रही है? भाई कोई किसी को आके गोली मार दे रहा है? भाई वहां जिससे प्रयागराज में आपने देखा 3 लोग आए, गोली मार दी। जिससे यहाँ कोर्ट परिसर में आके गोली मार दी। कहीं यहाँ पे रास्ता चलते देवबंद में गोली चला दे रहे। तो ये गोली चलाने की माने ये हिम्मत कहां से आ रही है? अगर इतना ही सब कुछ अच्छा हो गया है, तो फिर हिम्मत आ कैसे रही गोली चलाने की? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की बात होती है, लेकिन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है नहीं। नहीं, आज कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज प्रयागराज में थे, तो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर ही इन बातों का जिक्र किया कि कानून व्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी है। और इसका एक उदाहरण उन्होंने ये भी दिया कि अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें तो उसमें 40 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है ना। एक इसको संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एकदम सही बोला, संदेश के तौर पे देखिए कहां इन्वेस्ट हुआ है, बता दीजिए। सरकार बता दे कहां फैक्ट्री लग गई है, इन्वेस्टर कहां हैं, बताएं तो सही। 2 लाख करोड़, 2 लाख, आप तो 40 लाख की बात कर रही हैं। यहाँ 2-3 लाख भी कहीं लग गया हो तो बता दीजिए आप। ये सिर्फ बातें करते। 2-3 लाख करोड़, 1-2 लाख करोड़ भी लग गया हो तो बता दें। सब फाइलें ऐसी धूल में सनी हुई होंगी, फाइल निकल भी नहीं आ रही है। लोग खोज रहे हैं इन्वेस्टर हैं कहाँ, कौन इन्वेस्टर थे, कहाँ चले गए, वो कहाँ हैं, आए बताएं कहाँ इन्वेस्टर हो गया। तो हाँ, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, ये संदेश देते हैं, मार्केटिंग इवेंट को अच्छी तरह से कर लेते हैं, बट इन्वेस्टमेंट होता कहीं नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में बड़ी ठनी सी रहती है। मतलब एक दूसरे पर इस तरीके से तंज कसते हैं, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, इसकी ऐसी कोई खास वजह नहीं है। हम लोग जनता की, चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की समस्या को उठाते हैं। अगर किसी को इस बात का बुरा लगता है तो लगने दो, हम तो जनता के लोग हैं, जनता के विकास की राजनीति करेंगे, जनता की बात करेंगे। जो समस्याएं हैं देखने को मिल रही है, जिस तरह से खुले जानवरों को आपको समस्या देखने को मिल रही है, दिन दहाड़े जिस तरह से बदमाशियां देखने को मिल रही है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और किसान का, जिस तरह से गन्ना किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, गन्ना किसान का पेमेंट नहीं हुआ, गन्ना की किसानों की इनकम दोगुनी नहीं हुई, तो हमारी तो जनता से संबंधित समस्याएं हैं, हम उसकी समस्या की बात उठाते हैं। जनता की बात आप कर रहे हैं अनुराग जी। अभी जो भी चुनाव हुए हैं, हाल फिलहाल में जो भी चुनाव हुए हैं, उसमें जो रिजल्ट सामने आया है, तो क्या जनता ने जवाब दिया है? बिल्कुल दिया है जनता ने। अगर पश्चिमी यूपी की बात करेंगे तो 90, अगर नगर की बात करेंगे, नगर पंचायत की बात करेंगे, तो 90 में से मात्र 26 भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो रिजल्ट है ना सामने। ये उसकी बात करते हैं और वो दूसरी जहां हारे हुए बातें खा जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो, मैंने कहा ना कि बात को घुमाना जानते हैं। अब पश्चिमी यूपी में कितने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं और 90 नगर पंचायत अध्यक्षों में से मात्र 26 जीते, तो फिर कहां जीत गए हो, जरा बता दीजिए वो। नहीं, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद नगर पंचायत की आप बात करें, नगर पालिका का भी चुनाव हुआ है उसमें, तो कह सकते हैं जो रिजल्ट सामने आया, उससे तो बीजेपी लगातार यही कह रही है कि समाजवादी पार्टी हार रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो 23-24% से सीधे 38% पे पहुंच गई।
हमारा कितनी जनता ने सपोर्ट किया कि हम 38% पे वोट बैंक समाजवादी को वोट मिला है। इसके मतलब समाजवादी पार्टी ग्रो कर रही है, जनता पसंद कर रही है समाजवादी पार्टी के कामों का। सरकार कभी बनती है, कभी सरकार नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब नहीं हमारा वोट परसेंट कम हुआ, हमारा वोट परसेंट तो बढ़ा है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी है। सुना होगा आपने भी। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो मुझे लगता है कि शायद अंदर से थोड़ा परेशान रहते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि खुद ही चुनाव हार गए हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने ही उनको चुनाव हराया था। तो आप बताओ, जो खुद चुनाव हार जा रहे हैं वो चुनाव जीतने का और समाप्त करने की बात करते हैं, तो ये मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक बातें हैं और कुछ नहीं। उन्हें भी पता है कि समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करती है और मजबूत है। अच्छा, लेकिन इसी से संबंधित एक ट्वीट भी आया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सपा गुंडों की पार्टी है और भाजपा गरीबों की पार्टी। हाँ, वो तो सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कितनी गरीबों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसकी मदद कर रही है। देखिए, वो जनता की बात कभी नहीं लिखते अपने ट्वीट में, महंगाई पे बात नहीं लिखते। मैं तो उनसे कहूंगा, अगर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस पे जरूर लिख दीजिएगा कि टमाटर 120 रुपए हो गया है, इसके बारे में एक ट्वीट कर दीजिए, जनता को पता चले ना। आम जनता तो यही खरीदती है, दाल खरीदती है, यहाँ पे तेल खरीदती है, टमाटर खरीदती है, सब्जियां खरीदती है, आम जनता तो यही खरीदती है ना। इस पे ट्वीट क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आम जनता की समस्या के ऊपर में ट्वीट क्यों नहीं करते? आम जनता से इतनी नफरत क्यों? आम जनता की समस्या से इतना लगाव क्यों नहीं है? आप समाजवादी की बात करेंगे, आप हमारी बात करेंगे, दूसरों की बात करेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे जिन्होंने आपको चुना है। लेकिन बीजेपी तो यही बार बार कहती है कि समाजवादी पार्टी के समय में और बीजेपी के समय में महंगाई दर तो काफी कम हुआ है। मैं कह रहा हूं, अभी आपको बताया तो आप चले जाइए बाजार में, 500 का नोट लेके जाइए, सब्जी नहीं ला पाएंगे आप। जब 120 रुपए टमाटर होगा, 120 रुपए किलो, और 160 170 रुपए किलो दाल होगी, तेल होगा, तो आम आदमी को मतलब ये नहीं होता है कि आपकी कौन सी, उसके मतलब होता है कि मैं 500 रुपए लेके गया, मैं सब्जी पूरी आई कि नहीं आई, घर का राशन ला पाया कि नहीं ला पाया, और आप बताइए क्या हालत है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आम जनता की तो यही मजबूरी है ना कि आम जनता तो परेशान है। जिसलिए अब चूंकि उनको भी एहसास हो गया है कि आम जनता की समस्या की हम बात करेंगे तो आम जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी वोट के माध्यम से, इसीलिए वो इधर उधर टरकाते रहते हैं बातों को। अच्छा, अब एक और बहुत अहम सवाल, 2024 का चुनाव है, विपक्ष में पीएम मोदी का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। एक बार अनुराग जी, क्योंकि ये सवाल मैंने किया आपसे, तो एक बार फिर से पूछना चाहूंगी कि 2024 के लिए विपक्ष में पीएम का चेहरा कौन होगा? मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, जब चुनाव होगा, हमारे यहाँ कई चेहरे हैं, हमारे यहाँ चेहरों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है, दूसरा चेहरे का नाम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ तो कई चेहरे हैं, तो सब चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद सब राउंड टेबल पर बैठेंगे और अपना नेता चुन लेंगे। एक नेता चुनना होगा, चुन लेंगे, कई चेहरे हैं ना, तो किसी को भी चुन लेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या परेशानी? क्योंकि उनके पास चेहरे नहीं है। ठीक है, तो इस बात का इंतजार करना होगा कि 2024 के लिए विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा। तो अभी आप यहाँ पर अनुराग भदौरिया को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।